नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन हिंदी के ऑनलाइन टेस्ट 25 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और दो टेस्ट यानी कि 23 और 24 का सॉल्यूशन अपन कर चुके हैं। उससे पहले के जो टेस्ट हैं उनको मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो अपन शुरू कर लेते हैं। और आप लोगों के लिए प्री रीड 4 का पेपर जो है वो लगभग तैयार हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। 4 सितंबर को अपना पेपर रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन का डाउनलोड कीजिए। टॉपिक आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और प्री रीड को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न अपना कि किन किन का नाम सूची में है, क्वेश्चन मार्क में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है। किन किन सूची या का नाम। देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है, प्रश्न जो पूछा गया वो किन किन शब्द से ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। ऊंची दुकान फीका पकवान, तो ये तो एक लोकोक्ति है। यह पानी तो सबका है। देखिए यह पानी है ना, यह पानी, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा, यह पानी। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण यहाँ पे आपका यह शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण रहेगा, तो यही आपका जो उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, पानी की विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण बन गया, और यह सर्वनाम में आएगा इसलिए सार्वनामिक विशेषण ये बना, तो ऑप्शन आपका ब सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है। निराकार, विद्यार्थी, सडानंद और परोपकार। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न के उत्तर को बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भी लोग पेड के रूप में अगर टेस्ट सीरीज नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन पर ये टेस्ट, वैसे तो आज ये जो टेस्ट है ये 28 तारीख यानी कल ही ये टेस्ट आ गया था, लेकिन अगर आप लोग एप्लीकेशन पर नहीं दे सकते हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से फ्री में इसको कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन पर देने में सक्षम है तो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपको बेनिफिट उसमें मिलेगा। किसी प्रकार का लॉस जो है वो उसमें नहीं है, आपका फ़ायदा ही है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज वहाँ पे आपके लिए चल रही है। और एक रीट की टारगेट सीरीज भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे। 150 प्रश्नों का एक एक पेपर रहेगा, यानी टोटल 10 पेपर इस प्रकार के लेके आऊँगा। मेहनत काफ़ी करनी पड़ रही है, लेकिन करेंगे और आपको ये पेपर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो आपका तीसरा प्रश्न जो है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो वैसे निराकार रहेगा। देखिए निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, नी है प्लस आकार। ठीक है, नी है प्लस आकार रहेगा, और इसमें आपकी विसर्ग संधि रहेगी। बाकी विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, दीर्घ संधि है। यहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है साथियों। सडानंद, सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद होगा। ठीक है, सड नहीं होगा, सट प्लस आनंद होगा। ये आपकी व्यंजन संधि रहेगी। कौन सी, व्यंजन संधि रहेगी। इसके अलावा बात की जाए अगर परोपकार की, तो पर प्लस उपकार रहेगा। कुछ लोग परह प्लस उपकार कर देते हैं, तो वो गलत है। पर प्लस उपकार ही इसका सही होता है, तो इसका गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। परोपकार, पर प्लस उपकार, सडानंद, सट प्लस आनंद, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हवन सामग्री में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास या कर्मधारय समास। हवन सामग्री में, तो देखिए हवन के लिए सामग्री, इसका समास विग्रह क्या होगा, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ये आपका इसका विग्रह होगा। तो हवन के लिए सामग्री है, इसलिए आपका समास इसमें साथियों कौन सा हो जाएगा, इसमें जो आपका समास हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, खरगोश, हाँ जी, खरगोश किस भाषा का शब्द है। चीनी, फारसी, तुर्की या हिंदी। तो खरगोश जो है वो आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दाल, माई, गर्दन या दर्द। तो देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये अपना प्रश्न है। तो दर्द जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, दाल हो, माई हो, गर्दन हो, ये तीनों के तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। दर्द आपका पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आंसू, दर्शन, प्राण और उपयुक्त सभी। तो देखिए सारे के सारे शब्द आपके होंगे, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिषेक रीट की तैयारी कर रहा है, वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभिषेक रीट की तैयारी कर रहा है, अभी कंप्लीट थोड़ी हुई है, एग्जाम थोड़ी हो गई है, रीट की तैयारी कर ही रहा है और वर्तमान में बात चल रही है, तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा सीधा सा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। एक शब्द है अपना गामाऊ, जो कि एक राजस्थानी भाषा का शब्द है, और इस गामाऊ शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए गामाऊ का अर्थ होता है जो एक ही गांव के होते हैं, यानी कि गांव का, ये भी सही है, और गांव संबंधी ये भी सही है, कोई वस्तु खो जाना ये इसका नहीं होगा। गामाऊ का क्या है? गांव का या गांव संबंधी, है ना। और कुछ जगह गामाऊ को गामोली शब्द से भी बोला जाता है, गामोली मतलब एक ही गांव के, है ना। तो ऑप्शन 1 और 3 दोनों आपके सही उत्तर यहाँ। हाँ जी, प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से शुद्ध शब्द है? तिथि, ध्वनि, प्राप्ति या भिखारी। तो देखिए साथियों, तिथि जो शब्द है उसमें दोनों मात्राएं आपकी छोटी आती हैं, तिथि इस प्रकार से होता है। ध्वनि जो है वो आपका इस प्रकार से नहीं होगा, ध्वनि में नी की मात्रा छोटी आती है, तो इस प्रकार से ध्वनि शब्द होता है। प्राप्ति शब्द बिल्कुल सही है और वही अपने को चुनना था, तो ऑप्शन नंबर तो आपका 3 हो जाएगा उत्तर। भिखारी जो सही है उसमें भी जो वो छोटा आएगा, भी, ठीक है, बी नहीं भी जो है वो छोटा आएगा और भिखारी इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपका जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईश्वर करे सब लोग रीट में सिलेक्ट हो जाएं, अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार का इच्छा जाहिर की जा रही है? इच्छावाचक ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, जब वह यहाँ आया मैं पुस्तक पढ़ रहा था, वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त, मिश्र और सरल। तो देखिए जब वाले वाक्य जो होते हैं वो मिश्र वाक्य में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा सिंपली। चलिए अगला प्रश्न अपन देखें, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ है? कठोर हृदय, विपत्ति में भी विचलित न होना, विवश होना या तनिक भी न पसीजना। तो छाती का पत्थर रखना इसका मतलब है, देखिए कठोर हृदय होना और कठोर हृदय तो कुछ अलग शब्द थोड़े से। तो यहाँ पे जो ज़्यादा सही आंसर रहेगा अगर अपन ऑप्शंस को देखें तो विपत्ति में भी विचलित न होना, ये ज़्यादा सही इसके लिए आंसर रहेगा। छाती पर पत्थर रखना मतलब विपत्ति में भी विचलित नहीं होना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न, किस क्रम में जीती मक्खी निगलना का सही अर्थ है? जीती मक्खी निगलना यानी कि जानबूझकर अनुचित कार्य करना, गलत कार्य करना, वो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग जो वो किया जाता है? ये अपना प्रश्न है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा जा सकता है क्योंकि विराम चिन्ह वाला टॉपिक अपने जोड़ा गया अभी। तो इसमें जो उत्तर रहेगा सही वो रहेगा आपका योजक चिन्ह। ठीक है भाई, अपन कोई भी द्वंद्व समास का जब समास विग्रह करते हैं, ठीक है, तो अपन उसमें इस प्रकार से योजक चिन्ह का उपयोग जो वो करते हैं। ठीक है साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अब देखिए, CCE प्रणाली में B2 ग्रेड प्राप्त करने के लिए मतलब प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी। तो B2 ग्रेड आया यानी कितने परसेंट उसके आए हैं? तो B2 ग्रेड वाले का मतलब है उसके उस बच्चे के 61 से लेके 70% के बीच में, या ये नंबर 61% या 70% उसके नंबर या इनके बीच में नंबर उसके आए। ठीक है, तो 61 से 70 B2 ग्रेड आपका रहेगा।
और B1 ग्रेड 71 से लेके 80 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस में किया जाता है? मापन में, मूल्यांकन में, निदानात्मक परीक्षण में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण मूल्यांकन में किया जाता है, तो उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, मूल्यांकन के पाठांतर्गत में क्या शामिल है? बोध प्रश्न, वाक्य प्रश्न, शब्दार्थ व्याख्या, या उपरोक्त सभी? तो मूल्यांकन में तो सारी बातें आएंगी, बोध प्रश्न वगैरह सब कुछ आएगा, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका उत्तर जो वो साथियों रहेगा। अगला प्रश्न, निबंध, कहानी तथा जीवनी में कौन सा वाचन उपयुक्त है? सस्वर वाचन, मौन वाचन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, निबंध हो, कहानी हो, या जीवनी अपन किसी की पढ़ रहे हैं तो वो ये थोड़ी है कि जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे। यहाँ पे मौन वाचन ज़्यादा सही उत्तर होगा ना। पढ़ सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन सही उत्तर माना जाएगा मौन वाचन। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं? उच्चारण, लेखन, व्याकरण, या उपरोक्त सभी? तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो आपकी उच्चारण युक्त भी हो सकती है, लेखन वाली विधि भी, और व्याकरणिक रूप से भी अपन करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे उत्तर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। हिंदी भाषा के प्रमुख उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति, या सारे के सारे ही है? तो यहाँ पर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सारे ही उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, निदानात्मक क्षेत्र के शिक्षण के क्षेत्र हैं? उच्चारण, लेखन, व्याकरण। तो निदानात्मक शिक्षण के ये सारे के सारे बिल्कुल क्षेत्र रहेंगे, तो आपका यहाँ पे उत्तर उपयुक्त सभी जो है वो एक बार फिर से होगा। अगला प्रश्न आपका देखिए, बालकों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बच्चों के भाषा प्रयोग स्तर, अच्छे साहित्य के प्रकाशक और लेखक, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, और बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो बालकों के लिए साहित्य चयन करते समय, बालकों के लिए अपन साहित्य चयन कर रहे हैं तो बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं देखनी पड़ेंगी कि किस प्रकार की उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, और अपन किस प्रकार का साहित्य उनके लिए चुने, उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को देखकर ही अपने को पता चलेगा कि क्या मन कर रहा है बच्चे का, क्या पढ़ने का मन कर रहा है, उसी प्रकार की अपन साहित्यिक रचना लेंगे। और भाषा प्रयोग की क्षमता, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है? शिक्षण विधि स्थायी रखना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, तो ये तो आवश्यक है। फिर विद्यार्थी की किसी गलती की अवहेलना नहीं करना, ये भी सही बात है। अगला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, वो क्या है? शिक्षण विधि स्थायी रखना। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अपन एक ही शिक्षण विधि से बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण करवाएं, अपन अलग विधि से भी करवा सकते हैं, क्योंकि एक विधि से तो अपन सफल नहीं हो पाए, इसीलिए उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं, तो विधि अपने को चेंज कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है? कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, या व्याख्या प्रणाली? देखिए, बड़ी कक्षाओं में तो अपन व्याख्या प्रणाली को भी मान सकते हैं, लेकिन अगर नाट्य शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि की बात की जाए तो वो कक्षा अभिनय विधि ही मानी जाती है, क्योंकि रंगमंच भी एक अच्छी विधि है, इसमें भी नाटक वगैरह खेला जा सकता है, बट यहाँ पे आपका व्यय यानी कि खर्चा जो है वो ज़्यादा होता है, समय भी ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, समय और धन यहाँ पे दोनों ज़्यादा खर्च होते हैं और जो कक्षा अभिनय विधि है उसमें ये दोनों कम खर्च होते हैं, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है? कक्षा अभिनय प्रणाली, बिल्कुल उसको उसका ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, और शुद्ध उच्चारण उसको आना चाहिए। उपरोक्त सभी तो सारी बातें बिल्कुल ठीक है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है बिल्कुल। अगला, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है? श्रुत लेख, प्रश्नों का उत्तर लिखना, बच्चों को
अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने को कहना। और 4 है इकाई परीक्षा लेना। तो रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर जो उदाहरण है, ठीक है, तो वो आपका क्या रहेगा, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने को कहना। ठीक है भाई, बच्चा अपने अनुभव खुद लिखेगा, उसमें वो रचनात्मकता के साथ, प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी रचनात्मकता के साथ लिखेगा। कोई बच्चा किसी रचनात्मकता, यानी कि कोई बच्चा कुछ सोच करके उसको रोचक बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो रचनात्मकता मतलब यही है कि बच्चा उसको कितना रोचक बना पा रहा है, वही है रचनात्मकता। तो अगर बच्चे के अपन अनुभव लिखवाएंगे तो वो कितनी रचनात्मकता के साथ, कितनी रोचक तरीके से उसको लिख पा रहा है, वही उसकी रचनात्मकता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे आपका सीधा सा उत्तर जो वो हो जाएगा। अगला प्रश्न, चॉम्स्की के अनुसार किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? श्रुतलेख, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, या व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। तो चॉम्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, भाषा अर्जन क्षमता के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल, वर्तनी संबंधी गृह कार्य, समग्रतावादी दृष्टिकोण, या विशेष बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। अब देखिए साथियों, देखने में सारे ऑप्शन आपको ठीक लगेंगे, लेकिन भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? वर्तनी संबंधी यानी लिखने से संबंधित गृह कार्य देना जो वो आवश्यक है। ऑप्शन आपका 2 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पद विश्लेषण के लिए गलत पदों को महत्व देने वाली विधि कहलाती है? स्टेनले विधि, स्किनर विधि, या बेनेट सारणी, या उक्त सभी। तो यहाँ पे भी आपका जो उत्तर रहेगा साथियों वो क्या रहेगा? स्टेनले विधि रहेगा। पद विश्लेषण के लिए गलत पदों को महत्व देने वाली विधि को अपन स्टेनले विधि के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा भी गया है, और इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन बोलना चाहें तो वो आपका ये रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों अपन ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो वो किए हैं। उम्मीद करूँगा ये 30 प्रश्न आपको ज़रूर जो है वो कामयाबी आगे भी दिलाएंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है मैटर तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग ले सकते हैं मॉडल पेपर को, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको यूट्यूब पे आके वीडियो देख करके अपना समय फिर नहीं लगाना पड़ेगा। आप वहाँ पे कम समय में जो वो टेस्ट पूरा कर पाएंगे और सॉल्यूशंस भी जान पाएंगे। ठीक है साथियों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड ज़रूर कीजिए, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।